जी, जी, जी। तो आज जो शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी का जो जन्म दिन है, तो आज के दिन को स्वाभाविक तौर पे ये हमारे दो पहचान हैं, दो प्रतीक हैं, जो भारतीयता के असली प्रतीक के तौर पे हम जिन्हें जानते कहते हैं। एक एक लाइन में मैं कविताएं पढ़ूंगा छोटी छोटी। जी, जी, जी। स्वागत है। तो सबसे पहले शास्त्री जी की बात। शास्त्री जी, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ये पंडित अखिलेश मिश्र जो हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे और करीब 90 के दशक में उनका देहावसान हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो शास्त्री जी के साथ जेल में बंद थे, नैनी जेल में। तो उनके बहुत सारे अलग अलग संस्मरण थे। एक संस्मरण ये है कि वो एक बार दिल्ली में पैदल टहल रहे थे, सिगरेट पीते हुए जनपथ पे। तो शास्त्री जी प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि जब 4 गाड़ियां चलती थी और उन्होंने मुझे पीछे से पहचान लिया, तो उन्होंने कहा कि रुकवा दिया। और वहाँ पे जब प्रधानमंत्री का काफिला रुका, 4 गाड़ियों का काफिला था, तब इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होता था। तो उनका वो धीरे से बोलते थे, आवाज़ उनकी पतली आवाज़ थी। तो उनके पास जो कांस्टेबल थे वो ज़्यादा तेज बोलते थे। तो उन्होंने कहा पंडित, फिर उधर जाट ने कहा पंडित जी। तो ऐसे कर करके उनके पास आवाज़ आई, तो उनको लगा कि मुझे कोई बोल रहा होगा, उतनी भीड़ भी नहीं थी। तो वो पास में आए शास्त्री जी के। तो शास्त्री जी ने कहा कि दिल्ली कब आए? तो उन्होंने मजाक में कहा क्या दिल्ली आने के लिए प्रधानमंत्री से अनुमति लेनी पड़ेगी? बोले नहीं नहीं, तुम शाम को घर आओ। तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, आपने दिल्ली में घर खरीद लिया है क्या? तो शास्त्री जी ने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया, बोला माफ करना भाई, ये जो राजनीति है और ये जो सत्ता है, आदमी को इसी तरह भ्रष्ट करती है जैसे इसने मुझे कर दिया, और मेरे मुंह से क्या निकल गया, माफ करना, तुम प्रधानमंत्री निवास आओ। तो इतनी इस सादगी के प्रतीक लाल बहादुर शास्त्री को प्रणाम। गांधी जी के लिए मैं पवन गुप्ता, गांधीवादी चिंतक, उनका एक शब्द उधार, एक वाक्य उधार लेता हूँ। उनकी पुस्तक है दायरों से परे। उसमें वो लिखते हैं कि गांधी को न जानना कोई गुनाह नहीं है, तो गुनाह है गांधी को गलत जानना। तो बहुत हमको ये सही बात। लगता है कि हम सब जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तिथियों पर, अलग अलग संदर्भों के साथ गांधी को याद करते हैं, तो वो गांधी को सही जानने की एक कोशिश होती है। तो आज भी वही कोशिश हम कर रहे हैं। अब मैं 2 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। ये कतई गांधी जी पे नहीं है, ये कविताएं उन पर हैं जिन्होंने गांधी को जिया है। गांधी को जिया एक 95 साल के होके दुनिया से गए नेल्सन मंडेला, और एक 15 साल की लड़की मलाला यूसुफजई, जब उसके साथ उसको गोली मारी गई थी तब। तो हिंसा के खिलाफ, अहिंसा के सबसे बड़े जो हमारे दौर में जिनको हमने सुना देखा है, इन दो प्रतीकों को मैंने कविताओं की तरह लिखा है। ये कविता मैं आपको पढ़ता हूँ। नेल्सन मंडेला पे कविता है, उनके जन्मदिन पे मैंने लिखी थी। नेल्सन मंडेला, छोटी सी जगह से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। छोटी सी जगह से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं। उसने बचपन में सुनी थी पिता से यह बात, तभी तो उसने देखा था जेल की 8x7 की तंग काल कोठरी में अफ्रीकियों की आज़ादी का विशाल सपना। उम्मीद के उजाले का एक लम्हा भारी होता है अंधेरे के 100 साल पर। इसी यकीन के साथ उसने काट दी 27 साल की कैद। उसने काट दी उम्मीद के उजाले का एक लम्हा भारी होता है अंधेरे के 100 साल पर। इस यकीन पर उसने काट दी 27 साल की कैद उस काल कोठरी में जहां सूरज की रोशनी भी छिप कर आती थी। कोयला खदान में पत्थर तोड़ते तोड़ते उसका हौसला वज्र का हो गया था। पत्थरों पर पड़ती रोशनी से उसकी आंखें कमजोर होती गईं, लेकिन दृष्टि मजबूत होती गई। वह जेल की लंबी दीवारों के पार देख लेता था कि कालों की दुनिया में उजाला आने वाला है। 6 फीट 1 इंच लंबा महामानव कैद की काल कोठरी में मीलों चलता था रोज।
उसे पता था कि गुलामी का सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता और मंजिल पर पहुंचने से पहले देह को थकने की इजाज़त नहीं है। वाह वाह। तन्हाई के इन पलों में उसके साथ रहते थे महात्मा गांधी विचार बनकर। तभी तो उसने कहा था कि आज़ादी के बराबर वाले पलड़े में सिर्फ एक चीज़ रखी जा सकती है और वो है आज़ादी। वाह, बहुत खूब। दूसरी कविता है मेरी, ये मलाला यूसुफजई के पिता पे है। ये जब मलाला यूसुफजई के साथ 2012 में घटना हुई तो मुझे मलाला से ज़्यादा ये चिंता हुई कि उसका अब ये ख्वाहिश हुई कि मैं उसके पिता के बारे में जानूं। ये कैसा पिता है जिसने अपनी बेटी को इस तरह बनाया कि आज वो आतंकवादियों को टक्कर देने के लिए सड़क पे निकलती है और उसके साथ ये घटना हो जाती है। तो फिर मैंने पता किया, एक असलम कोलसरी साहब शायर थे बड़े, वहाँ वो नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने मेरी बात कराई थी ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। तो जो उनके पिता हैं, उनके पिता किसान थे और शिक्षक थे और कवि थे, हैं मतलब। तो उन तीन व्यक्ति अपनी बेटी को कैसे पालता है, कैसे देखता है, इसी की को मैंने कविता में पालने की कोशिश की है। ये कैसा पिता है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। कौन है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, क्या चाहता है जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़ तालिबानियों की दहशत से। एक फरमान की बेटियां गई स्कूल तो फेंक दिया जाएगा उनके चेहरे पर तेजाब। माएँ आंचल में छुपा लेती हैं बेटियां। लेकिन ठीक इसी वक्त एक किसान ज़ियाउद्दीन यूसुफजई इस बो रहा होता है अपनी बेटी मलाला में हिम्मत के बीज, इस उम्मीद के साथ कि ये बीज जब पौधा बनेगा, फिर बनेगा पेड़, तब आएंगे फल और बंजर नहीं कही जाएगी उसकी स्वात घाटी। बहुत। एक शिक्षक ज़ियाउद्दीन यूसुफजई अपनी बेटी के हाथ में रखता है रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब और समझाता है एकला चलोरे का सबक। बेटी मलाला निकल पड़ती है स्कूल के लिए। उस वक्त भी जो सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। टेलीविजन के कैमरों के सामने निडर मलाला पूछ रही होती है सवाल कि वह क्यों नहीं जा सकती है स्कूल। कौन सा मजहब इजाज़त देता है कि बेटियां जाए स्कूल तो उन पर फेंक दिया जाए तेज़ाब, बरसाए जाए कोड़े, मार दी जाए गोलियां। गर्व से छाती फुला रहा होता है स्वात घाटी का कवि ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। ये वो क्षण है जब वो कविता लिख नहीं जी रहा होता है घाटी की सड़कों पर। कितना सुंदर चित्रण किया है आपने। बेटी मलाला बनना चाहती है डॉक्टर, पिता चाहता है वह बने सियासतदान और करे लोगों में छिपे डर का इलाज, ताकि बेटियां वो बन सकें जो बनना चाहती हैं, न कि किसी मलाला नाम के डॉक्टर को किसी दहशतगर्द की तेजाब से डरना पड़े। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। दहशतगर्दों को एक जवाबी ऐलान है कि ना वो घाटी छोड़ेगा, ना मलाला स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। कितना सुंदर चित्रण एक कवि के रूप में आपने उन चीज़ों को प्रदर्शित किया। अद्भुत।